हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में जाना राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, फिर भारत के विभाजन के बारे में कि किस तरह से भारत का विभाजन हुआ और इस विभाजन से भारत के कौन कौन से अच्छे परिणाम निकले, कौन कौन से बुरे परिणाम निकले। आज हम जानेंगे नव राष्ट्र के समूह चुनौतियों के बारे में, जो आपके फर्स्ट लेसन का ही टॉपिक। ठीक है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, एक नए राष्ट्र के रूप में इसका निर्माण हुआ, तो इसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले है भारत को एकता के सूत्र में बांधना। ये तो बच्चों हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों और विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, है ना। तो जो जिस समय भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो भारत के सामने सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख चुनौती थी, वो थी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना। क्योंकि उस समय भी जैसे कि आज है, उस समय में भारत में बहुत सारी विविधताएं थी भारतीय समाज में। ठीक है, और उन विविधताओं वाले समाज के लिए पूरे देश में, यानी उनका स्थान हो, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के जो लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, सभी के लिए स्थान हो और उन्हें किस तरह से एकता के सूत्र में बांधा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और उस समय तो ऐसा माना जा रहा था कि जब हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं हैं, तो हम इस देश को एकता के सूत्र में कैसे बांटेंगे, एकता के सूत्र में किस तरह बांधेंगे। यह देश लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सकता, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जिस समय, उस समय हम भी जानते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, उस समय जो सांप्रदायिकता है पूरी चरम सीमा पर थी, और ऐसे समय में पूरे देश में एक साझा भाव पैदा करना, एकता की भावना पैदा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, हमने समझ में आया ना कि कौन सी चुनौती थी, भारत को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, कि किस तरह से भारत में जो विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों और विभिन्न संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, उन्हें एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। नेक्स्ट है लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र का मीनिंग आप समझते हैं ना, क्या होता है कि जिसमें शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, तो जो स्वतंत्र भारत था, इसकी आकांक्षाओं का प्रतीक हमारा संविधान है। इसीलिए क्या किया गया, लोकतंत्र की स्थापना की गई। सभी स्त्री पुरुष जो बालिग थे, उन्हें अपने उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया, और यह अधिकार किस माध्यम से दिया गया, मतदान के माध्यम से। ठीक है, संविधान में प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, इसके लिए देश के सम्मुख सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि संविधान से मेल खाते हुए लोकतांत्रिक व्यवहार का जो लोकतांत्रिक व्यवहार है वो चलन में भी आए। समाजमूलक विकास। समाजमूलक विकास का अर्थ है कि जो समाज में विभिन्न वर्ग हैं, उनके लिए, समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, उनके लिए उनका समान रूप से विकास हो। केवल कुछ एक वर्ग का या कुछ एक व्यक्तियों का ना हो, पूरे समाज का एक साथ विकास होना चाहिए, और इसमें सभी नागरिकों के लिए जीविका के साधन जुटाए जाएं, उनके आर्थिक विकास के उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं। और समाज में समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। असली चुनौती क्या थी, असली चुनौती थी आर्थिक विकास और गरीबी का उन्मूलन करना, जो तत्कालीन सरकार ने इसके लिए कदम उठाए थे। ठीक है, तो नवराष्ट्र के सामने कौन सी चुनौतियां थी, भारत को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र की स्थापना करना और समाजमूलक सिद्धांत। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की समस्या। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी कि विस्थापितों के पुनर्वास की
समस्या क्या थी? विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय देश में भयंकर दंगे चल रहे थे, हिंदू और मुसलमानों में कत्लेआम चल रहा था। जब नया भारत का निर्माण हुआ उस समय भारत को विरासत में बिखरा हुआ देश, लाखों की संख्या में शरणार्थी, जर्जर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी विस्थापितों की, कि जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं उनका हम किस तरह से उनके रहने का, उनके बसने का, उनकी आजीविका का समाधान करें। तो जो विस्थापित थे उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया। पहला था पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित। भारत को जिस समय आज़ादी मिली उस समय पंजाब के में बहुत सांप्रदायिकता जो सद्भाव था उसका वातावरण था, लेकिन आज़ादी मिलते ही वो सांप्रदायिक दंगों में फैल गया। 3 मार्च 1947 को लाहौर के साथ साथ रावलपिंडी, मुल्तान, झेलम, अमृतसर, गुजरात के विभिन्न शहरों में मुसलमान तथा हिंदुओं में बहुत दंगे हुए। इन दंगों एक समुदाय दूसरे समुदाय को मार रहा था, उनका कत्लेआम कर रहा था, महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ के उनका अपहरण कर लिया गया, उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इससे मतलब ऐसी स्थिति में दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की जान और माल कोई भी सुरक्षित नहीं रहा था और लोगों और सरकार के पास देशांतरण के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। सांप्रदायिक दंगे और यातायात के साधन ना होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को भेजना भी बहुत मुश्किल कार्य बना हुआ था। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 17 अगस्त 1947 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दंगों में फंसे लोगों को सुरक्षित एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना तय हुआ। समझौते के अनुसार पंजाब सीमा बल का गठन करके उसे शरणार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा गया और शरणार्थियों को निकालने के लिए विभिन्न यातायात के साधनों का प्रयोग किया गया। रेलगाड़ी द्वारा 13,62,000 शरणार्थियों को निकालकर भारत लाया गया था और लगभग 4 लाख हिंदू और सिख शरणार्थियों को गांव से मोटर गाड़ियों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आए थे। इन लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बड़े बड़े पैदल काफिलों का भी आयोजन किया गया था और ये सबसे बड़ा जो काफिला आया था वो आया था लायलपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें इकट्ठे 4 लाख शरणार्थी भारत में आए थे। इन काफिलों में 30 से 40 हजार तक शरणार्थी शामिल होते थे। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि 11 लाख पैदल लोग भारत में पहुंचे थे। सरकार ने शरणार्थियों को सहायता पहुंचाने के इंतजाम तो बहुत किए थे, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए थे। दूसरा है पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या। पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या जो थी उनको हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। पहली समस्या, सीमा के पार कुछ ऐसे लोगों का जिनका नई सीमाओं से कुछ लेना देना ही नहीं था। इनमें अधिकांश ऐसी थी जो नई दुल्हनें थी, उन्हें अपने पति के साथ दूसरे क्षेत्र में निवास करना था। नई सीमा जो थी इस प्रकार की थी जो विवाह आदान प्रदान के लिए प्रसिद्ध रूप में स्थापित क्षेत्र के मध्य को छेद कर जाती थी, यानी कि जो आवागमन था या आदान प्रदान था वो उसके बीच के स्थान को पार कर जाना पड़ता था। और दूसरा था सीमा के आर पार के प्रवासी श्रमिक जो सीमा के उस पार अपना कार्यक्षम, यानी कि चाहे वो किसी कंपनी में काम करते थे, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, कार्यस्थल निकट होने के कारण वो चले गए। ठीक है, तीसरा था वो शरणार्थी जो भय के कारण सीमा पार अपनी भूमि को ही छोड़कर आ गए थे। और इसके साथ साथ भीतर भी कुछ शरणार्थी मौजूद थे जो साहित्य से संबंधित शरणार्थियों के साथ अधिक निकट से मिलते जुलते थे, वो भी उनके साथ आ गए। और इनमें से कुछ राष्ट्रवादी भी थे उनका ये मानना था कि वो अपने भाई बहनों से मिलकर देश के कल्याण में हाथ बटा सके। इस तरह भारत को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के रहने बसने और उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी समस्या है।